बच्चों के साथ वो सब चीजें नहीं कर पाती थी जो वो करते थे। ट्रेन में, बस में धक्के खाते हुए, कई कई दिन के इंतजार के बाद डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स मिलते थे, हम रोड पर इंतजार करते थे। मैं दोनों बेटियों में से किसी के साथ भी न्याय नहीं कर रही हूँ। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। मिष्टी को उठाते उठाते मेरे कंधे, मेरा बैक, मेरे नी सब दर्द करते थे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सपना कुलश्रेष्ठ है और मैं आगरा से हूँ। मेरा जन्म हाथरस में हुआ और 3 साल की उम्र में मैं अपने पूरे परिवार के साथ मथुरा में आकर रहने लगी। मेरे पापा मुझे आज भी याद है, जिनका सर्विस काल एक छोटी सी नौकरी से शुरू हुआ और 40 साल स्ट्रगल करने के बाद वो इंजीनियर पोस्ट तक पहुँचे। बिजली विभाग में वो इंजीनियर थे, लेकिन अपने 6 बच्चों की परवरिश सीना चौड़ा करके करते थे, क्योंकि उनके अपने कुछ असूल थे जिसमें कर्मठ था, ईमानदारी, मेहनत। वो चीज़ हमने अपने पापा से सीखी। मेरी माँ बमुश्किल पूरा महीना खींच ही पाती थी, क्योंकि मुझे पता है आखिर के जो दिन होते थे उसमें माँ को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, जिससे हमने मैनेजमेंट सीखा। इस तरीके से जब परवरिश होती है तो बहुत आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। लेकिन जैसे ही मैंने 12th पास आउट किया, मेरे अंदर एक विचार आया कि मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, मैं अपनी माँ को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट दे सकूं। इसलिए मैंने 12th पास आउट करते ही आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके ट्यूशन्स देना शुरू किया। मेरा इंटेंशन कभी भी बच्चों से 1 घंटा पास करके पैसे कमाना कभी नहीं था। मैं हमेशा ये चाहती थी मैं जो दे रही हूँ उससे उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने पास के ही एक स्कूल में, मुझे आज भी याद है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 350 रुपये सैलरी मिला करती थी और कुछ बच्चों के ट्यूशन्स। इस सब से मैं अपनी माँ की भी मदद कर पाती थी और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पा रही थी। एक दिन अचानक सडन अटैक से मेरी माँ की डेथ हो गई। मेरी स्टडी रुक गई, सब कुछ लगभग ठहर गया, क्योंकि इतने सारे बहन भाई का परवरिश का प्रेशर। मेरे पापा कैंसर पेशेंट थे जो पिछले 30 साल से लगातार अपने कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें स्किन कैंसर था। सामाजिक दबाव के कारण मेरे पापा को ये फैसला लेना पड़ा कि समय रहते मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने कर दूं, जिससे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर ना छोड़ कर जाऊं। मेरी पढ़ाई रुक गई, लेकिन सामाजिक मान्यताएं कहती थी कि अगर घर में कोई अशुभ काम हो जाता है तो कोई भी शुभ काम 1 साल तक नहीं हो सकता। इसकी वजह से मेरी शादी 1 साल के लिए रोक दी गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 1 साल कंप्लीट हो गया और सन 2004 में मेरी शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं बहुत खुश थी और समय बीतता गया। 2006 में 8 जुलाई को मेरी प्यारी बेटी मिष्टी का जन्म हुआ। सभी मिष्टी के जन्म के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत समय के बाद में घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ था। मिष्टी बहुत प्यारी, बिल्कुल परियों जैसी सुंदर बच्ची थी और सभी के लिए ब्लेसिंग्स के साथ वो इस धरती पर आई थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मिष्टी का खुद का जीवन कष्टों से और संघर्षों से भरा था। मिष्टी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ वो सब चीज़ें नहीं कर पाती थी जो वो करते थे। जब मिष्टी 6 महीने की हुई तो हमने भी उस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि मिष्टी बैठ नहीं पाती है, चीज़ों को पकड़ नहीं पाती है, अपनी नेक को होल्ड नहीं कर पाती है। तब हमने मिष्टी के डॉक्टर से जाके पूछा कि बताइए हमारी बच्ची को क्या हुआ है। उस दिन जो हमने सुनने को मिला, कोई भी माता पिता के लिए वो बहुत ही दुखद हो सकता है। मिष्टी के डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, वो आम बच्चों से अलग है, वो सारी जिंदगी न बोल पाएगी, न बैठ पाएगी, न चल पाएगी। सब कुछ जैसे थम सा गया था। एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, क्या कोई सोच सकता है, जब वो माँ गर्भ से ही सपना देखती हो अपनी बेटी को क्लासिकल डांसर बनाने का और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी बेटी कभी चल भी नहीं सकती, खड़ी भी नहीं हो सकती। मैंने जो भी सपने अपनी बेटी को लेकर सजाए थे वो सब कुछ बिखर गए। एक माँ की ममता मानने को तैयार नहीं थी, स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि मेरी बेटी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। उस माँ ने संकल्प लिया कि नहीं, मैं सारे डॉक्टर्स को झुटलाऊंगी और अपनी बेटी को खड़ा करके दिखाऊंगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने संकल्प लिया और हम
आगरा के बाहर, पूरे भारत में जिसने जहां हमें जो सजेस्ट किया हम वहां गए। मुझे आज भी याद है, हमारे पास 4 व्हीलर तक नहीं था। हम ट्रेन में, बस में धक्के खाते हुए, कई कई दिन के इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स मिलते थे, हम रोड पर इंतज़ार करते थे। मिष्टी को ट्रैवल कराना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंड थी हम लोगों पर। उसकी निजी क्रियाएं हों, उसको दूध पिलाना हो, सब कुछ एक चुनौती भरा था। लेकिन फिर भी हम करते थे, क्योंकि एक उम्मीद थी कि हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, उसको ठीक करना है। लेकिन ये क्या था, समय गुजरता जा रहा था, मिष्टी की तकलीफें बढ़ती जा रही थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ऐसा समय आया कि मन स्वीकार करने लगा कि जो डॉक्टर कह रहे थे वही सच है, और मेरे अंदर की माँ मुझे कचोटती थी कि डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसे स्वीकारो, उसे मानो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे मन स्वीकार करने लगा। इसी बीच और भी ज्यादा स्ट्रगल तब होता है एक माँ के लिए, जब वो अपनी छोटी बेटी के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। एक छोटी बेटी जो मिष्टी से 2.5 साल छोटी थी, उसका भी पूरा जीवन संघर्ष से भर गया बिना किसी गलती के। उस बेचारी की क्या गलती थी? मैं उसे टाइम नहीं दे पाती थी, उसे पढ़ा नहीं पाती थी, उसे खिला नहीं पाती थी। वो धीरे धीरे खुद बड़ी हो रही थी। और मुझे आज भी याद है कि मिष्टी की परवरिश में मेरी छोटी बेटी ने मेरा दाहिना हाथ बन के साथ दिया। उसको नहलाना हो, खिलाना हो, दवाइयाँ देना हो, पानी पिलाना हो, इंजेक्शन लगाना हो, हर काम में मेरी छोटी बेटी मदद किया करती थी। लेकिन मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी ये देख देख कर कि मैं दोनों बेटियों में से किसी के साथ भी न्याय नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। ये बात मुझे खाए जा रही थी, और धीरे धीरे मेरा स्ट्रेस मुझे डिप्रेशन की तरफ ले गया। और एक ऐसा दौर आया जब मेरी बड़ी बेटी 8 साल की थी और छोटी बेटी 5.5 साल की, और उसकी माँ डिप्रेशन में। मेरा स्ट्रेस IBS में बदल गया, अल्सर हो गया। अल्सर कैंसरस होने के कगार पर था। मुझे खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। मिष्टी को उठाते उठाते मेरे कंधे, मेरा बैक, मेरे नी सब दर्द करते थे। फ्रोजन शोल्डर हो, माइग्रेन हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, न जाने कितनी हजारों बीमारियों ने मुझे घेर लिया। कोई भी देखकर बता सकता था कि मिष्टी से ज्यादा शायद मैं बीमार लगती थी। हफ्ते के 3 दिन मैं मिष्टी के लिए डॉक्टर्स पर जाती थी, और 3 दिन अपने लिए हफ्ता पूरा डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते गुजर जाता था। इसकी वजह से जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चीज लगती ही नहीं थी। ऐसा लगता था मानो बस हम डॉक्टर्स के लिए ही जन्मे हैं, हम डॉक्टर्स के चक्कर काट काट कर ही अपने जीवन की लीला को समाप्त कर जाएंगे किसी दिन। बहुत दर्द होता है जब कमरे में चारों तरफ आपको दवाइयाँ दिखाई देती हैं, इंजेक्शंस दिखाई देते हैं, मशीनें दिखाई देती हैं। मेरा पूरा कमरा, मुझे याद है, हॉस्पिटल बन चुका था। लेकिन उसके बाद भी कोई पॉजिटिव चेंज आए तो एक माँ को उम्मीद जागे। रिजल्ट सिर्फ 0। हर डॉक्टर का एक ही कहना था, नो, मिष्टी के जीवन के साथ कोई होप नहीं है। मिष्टी जितने भी दिन है आप उसके साथ कोशिश कर सकते हैं। एक दिन सुबह जैसे ही मैं सो के उठी, मैंने न्यूज़पेपर खोला। वहां से मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे उनकी कैंसर से डेथ हो गई। एक बार फिर से सब कुछ रुक गया, क्योंकि मुझे फोबिया था दवाइयों से, और मुझे ऐसा लगता था मैं एक भी टैबलेट खाऊंगी तो मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाएंगी और मैं खून की उल्टियां करती रहूंगी। और वो होता भी था। वो चीज़ मेरे अंदर घर कर गई थी। मैं डॉक्टर्स के और दवाइयों के नाम से भी डरने लगी थी। मैं अपनी माँ को लेकर उनके डॉक्टर के पास जाया करती थी, जो आगरा के एक फेमस डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार गुप्ता। मेरी जिंदगी में वो भगवान बनकर आए। वहां से शुरुआत हुई एक नई जर्नी की। जब मैं माँ जी को लेकर उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे मेरी हालत का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी जर्नी बताई, अपना चैलेंज बताया। उन्होंने कहा, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो एक बार करके देखिए, मैं आपका इलाज करूंगा। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। मैंने ना चाहते हुए भी उस बात को स्वीकार किया। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में मेरी दवाइयां घटने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी बेटी को मेंटल रिटार्टेड क्यों कहते हो? क्योंकि पिछले 100 डॉक्टर हमें वही शब्द से बताया करते थे कि आपकी बेटी मेंटल रिटार्टेड है। लेकिन पहली बार किसी ने ये बताया कि नहीं, उसे मेंटल रिटार्टेड नहीं बोलना है, उसे स्पेशल चाइल्ड बोलना है। आपकी बेटी आपके लिए स्पेशल है। ऐसे बच्चे भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। वो आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए आई है। आप अपनी सोच को बदलो। और कुछ ही महीनों में मैंने महसूस किया कि सब कुछ बदल रहा था। मेरी दवाइयां घट रही थी, मैं ठीक हो रही थी। एक दिक्कत आती थी फंड की। उसके लिए
मुझे अंदर से एक भाव आया, मैं बचपन से मेहनती थी तो मुझे लगा कि मैं अब क्यों नहीं कर सकती, लेकिन चैलेंज ये था कि मुझे मिष्टी के साथ साथ करना था, मिष्टी को देखभाल करते हुए करना था। तो मैंने घर के एक कमरे से आस पड़ोस की 4 होम मदर्स को बुलाया और उनकी बीमारियों पर मैंने काम किया। मैं उनको योगा सिखाती थी, मेडिटेशन सिखाती थी और अलग अलग तरह की हीलिंग्स जो भी मैंने सीखी थी उनके ऊपर अप्लाई करती थी और लोगों में चेंज आते थे। इस तरीके से 4 से 8 और 8 से 16 लोग होते गए और ये कड़ी जुड़ती गई। आज हम मिष्टी योग साधना में ऐसी हजारों महिलाओं के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, जिसमें हम रेकी हीलिंग्स और तरह तरह की हीलिंग्स हैं, मेडिटेशन है, योगा है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स रहती हैं, 1-to-1 सेशंस रहते हैं। इस तरीके से हम उन सभी विद्याओं के माध्यम से बहुत सारी दूसरी हजारों महिलाओं को परिवर्तित कर रहे हैं पॉजिटिव वे में। इस पूरी जर्नी में एक और ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मिष्टी योग साधना लगातार ग्रो करने लगा। उसी बीच 4 जनवरी 2020 को एक दिन में 24 टाइम्स मिष्टी को फिट्स आई और वो रात मिष्टी की जिंदगी की आखिरी रात थी। मिष्टी हम सबको छोड़कर श्री हरि चरणों में विलीन हो गई। वो देख ही नहीं पाई कि उसकी माँ किस रास्ते पर जा रही है। सब कुछ फिर से रुक गया, मैंने काम बंद कर दिया, मैं रात दिन रोती रहती थी। घर के सभी लोग धीरे धीरे अपने रूटीन के कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन एक माँ जिसके पास पूरे दिन का एक ही काम होता था, मिष्टी को दवाइयाँ देना, इंजेक्शंस देना, उसकी सेवा करना, उसे नहलाना, उसे दूध पिलाना, वो माँ क्या करे। वापस से वही डिप्रेशन, वही अकेलापन, वही चिंताएं। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ मानो खाली हो गए थे, इन हाथों से कुछ सरक गया था, कुछ खिसक गया था। मेरी बेटी की यादें पूरे दिन मुझे परेशान करती थी। मैं जिस भी कमरे में जाती थी मुझे मिष्टी महसूस होती थी, मिष्टी की आवाज़ें आती थी। लेकिन मेरे कुछ अपनों ने, मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मिष्टी यही चाहती थी कि आप इस रास्ते पर चलें, इस सफ़र को रुकने नहीं देना है। मुझे बहुत मोटिवेट किया मेरी छोटी बेटी ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, और मुझे इनकरेज किया कि इस काम को रोकना नहीं है, अब ये काम दूसरों के लिए करना है। वहाँ से मैंने मिष्टी की डेथ के 15-20 दिन बाद दोबारा से एक शुरुआत की और बड़े लेवल पर अपना योगा स्टूडियो डेवलप किया। एक डिप्रेशन वाली महिला एक सशक्त नारी कैसे बनी, वहाँ पर जो चीज़ें काम करती हैं उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। कभी भी अपने काम को पैसा कमाने का जरिया मत बनाना। हमारी प्रायोरिटी हो कि लोगों के जीवन में जो चुनौती है उसमें हम सकारात्मक बदलाव कर सकें, लोगों के जीवन को सरल और सहज बना सकें। हमारे जब इंटेंशंस क्लियर होंगे तो वहाँ पर परिणाम सकारात्मक आने ही होते हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशंस, हमारे भाव एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। एक स्लोगन होता है, एनर्जी फॉलो थॉट। एनर्जी आपके थॉट के अकॉर्डिंग चलती है, तो हमेशा अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखना है। जोश टॉक आशा के माध्यम से मैं उन सभी मदर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जिन माओं के पास हैं, जो जन्मजात दिव्यांग बच्चे हैं या किसी भी तरह से डिसेबल हैं, आपको उनको ब्लेसिंग के रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि ज़रूर वो कोई अच्छे काम के लिए, अच्छी राह के लिए धरती पर भेजे गए हैं। और कभी भी अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मुझे ऐसा बच्चा क्यों दिया गया। आप ये सोचें कि भगवान का चुनाव है, आप भगवान ने चुना है, आपको ऐसे बच्चों की परवरिश के लायक समझा है, तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। और ऐसे बच्चे बहुत लकी होते हैं। आज मेरी मिष्टी न सिर्फ मुझे बल्कि ऐसी दूसरी हजारों माओं के लिए एक रास्ता देकर गई है, एक मार्गदर्शन देकर गई है, जिस पे चल के कोई भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है।